हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को बेटा रिवाइज करवाने वाला हूं, दैट इज इंड एस 20। एक बहुत ही आसान सा इंड एस है, एक छोटा इंड एस है। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं नहीं बोलूँगा इस वाले इंड एस से हर बार क्वेश्चन आता है, बट जब भी आता है ना बेटा 4 नंबर 5 नंबर या 6-8 नंबर तक का भी बन सकता है एंड ईजी रहता है। बट आप लोगों के लिए बेटा क्या है, हमें करके जाना है, ठीक है ना, हमें छोड़ना नहीं है। एंड इसके अंदर मैं आप लोगों के बेटा जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सारे रिवाइज करा दूंगा, और जो भी अच्छे वाले क्वेश्चन है ना वो भी सारे रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। तो आपके लिए पूरे का पूरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें जरा हम इंडेक्स को। यस सर, हम अपने पास में स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस इंडेक्स की डिस्कशन को। तो बेटा हमारे पास में जो ये वाला स्टैंडर्ड आ रहा है इसका नाम क्या है सर? वो स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वैसे जो हम बोलते थे। साथ में एक और है डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो ये स्टैंडर्ड हमें बताने क्या जा रहा है? ये स्टैंडर्ड बताने जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है, सरकार से जो आपको ग्रांट मिल रही है, ठीक है ना, उसकी कैसे अकाउंटिंग करनी होती है कंपनी को, ठीक है ना। एंड साथ के साथ उनके क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने होते हैं उस असिस्टेंस के, जो सरकार ने असिस्ट, तो उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल उठ के आता है, सबसे पहले सवाल उठ के आता है, भाई गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या है? तो बेटा ग्रांट का मतलब क्या हो रहा है? असिस्टेंस, जो सरकार आपको मदद दे रही है, सहयोग दे रही है सरकार के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ, किस द्वारा से? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी। अब रिसोर्सेज टू एन एंटिटी का मतलब मदद दी जा रही है। अब ऐसा होता है जब हम अलग अलग प्रकार की ग्रांट देखेंगे तो कई बार क्या होता है, हमें सरकार ग्रांट देते हैं, वो कहते हैं कि अपना बैकवर्ड एरिया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर में क्या हो कि अपने पास में डेवलपमेंट हो, भाई अपने पास इंप्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो, तो आप यहाँ पे आइए, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करिए, ठीक है जी। कई बार वो क्या कहते हैं कि किसी प्रकार कभी का कोई रेवेन्यू खर्चों के लिए देते हैं, वो कहते हैं जी इंप्लॉइज की मेडिकल फैसिलिटी के लिए हम आपको दे रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग दीजिए जो है। तो हमें सहयोग दे रही है सरकार जो है, किस प्रकार से? रिसोर्सेज और एंटिटी। कई बार क्या होता है, हमें अपने पास में जमीन ही हमें फ्री में दे देते हैं, वो कहते हैं आप बैकवर्ड एरिया के अंदर आप अपना प्लांट सेटअप करोगे ना, तो ये लो जमीन हम ही आपको देते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट है जो अपने पास देखते हैं। कई बार ये भी हो सकता है, वो कहते हैं अच्छा आपको बिजनेस में इतने सारे लॉसेज हुए, ठीक है चलो आप अपने पास में इमीडिएट हमारे से फाइनेंशियल सपोर्ट ले लीजिए, बिकॉज आपकी जो कंपनी है जो कार्य कर रही है वो नेक कार्य कर रही है और आने वाले समय में इससे इकोनॉमी में बूस्ट होगा। तो हमें वो सरकार ग्रांट दे रही है। तो वो क्या दे रही है हमें? जो ग्रांट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी दिया जा रहा है, जिसमें हो सकता है वो कैश दे रही हो सकता है वो एसेट दे रही हो। तो वो चीजें आपको दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? फॉर पास्ट, कभी पहले या फ्यूचर में हम कंप्लाई करेंगे कुछ कंडीशन। देखिए ऑब्वियस ही बात है, जो उनकी कंडीशन है या तो आप पहले पूरी कर चुके हो या आप आने वाले समय में जो वादे है वो शर्तें जो है वो पूरी करी जाएगी, ठीक है ना। फिर आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है बेटा? जो मैं इस पूरे स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी है, मतलब वो जर्नल एंट्री कब डालनी है, वो अकाउंटिंग कब करनी है, तो उसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो हम ये कहते हैं इट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। मतलब आपके पास इस चीज की उम्मीद है। देखो हम पक्का नहीं कहते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, हम कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। किस चीज की? कि एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, की जो एंटिटी है, जो कंपनी है, वो जो शर्तें हैं, वो जो कंडीशंस है उन्हें पूरी करेंगे। साथ के साथ जो सरकार है उससे भी ग्रांट आपको मिल जाएगी। देखो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक सरकार और एक एंटिटी है। दोनों का लग रहा है कि अपना अपना कार्य पूरा कर देंगे। तो सरकार की तरफ से हमें लग रहा है कि वो हम पैसे दे देंगे या एसेट हमें दे देंगे, ग्रांट हमें मिल जाएगी। और दूसरी तरफ है कि हम अपनी शर्तें पूरी कर देंगे। जिस दिन दोनों कंडीशंस पूरी होगी उस दिन हम अपने पास रिकॉग्निशन कर देंगे। ऐसा कहीं नहीं बोला कि कैश बेसिस पे होगा कि जब पैसा मिलेगा। उम्मीद अगर है कि पैसा मिल जाएगा और हमें इस चीज का भी आश्वासन है कि हम कंडीशंस पूरी कर देंगे, तो उस केस में आप ग्रांट की रिकॉग्निशन कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर ओनरशिप में भाई उनके पास शेयर्स वगैरह पड़े तो वो तो ओनरशिप होगी ना, वो कोई ग्रांट थोड़ी ना हुई। फिर जो कवर्ड बाय इंड एस 41 अगर आ रहा है वो अलग से आता है एग्रीकल्चर में, जिन्हें रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता, या इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट जो डिटर्मिनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस सच एज इनकम टैक्स हॉलिडे, कि आपके पास हम टैक्स की छूट दे रहे हैं कि आपको कुछ सालों तक क्या है, आप अगर बैकवर्ड ईयर में सेटअप करते हैं तो आपको लेट से 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना, तो उसकी बात नहीं होती, वो यहाँ पे बात नहीं होती, ठीक है ना। वो जो वहां पे हम सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए बैकवर्ड एरिया में, उसके लिए जो हमें पैसा दिया गया या हमें जमीन मुफ्त में दी गई या हमें एसेट सस्ते दाम पे दिए गए, उसकी बात करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब मेन आते हैं बेटा, अब आती है अकाउंटिंग के बाद जो मेन पार्ट शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले है हमारे पास में दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जो एसेट से रिलेटेड आपको ग्रांट मिलने जा रही है, किससे रिलेटेड? एसेट से रिलेटेड। इसमें भी दो प्रकार से आएगी, ठीक है ना। तो ग्रांट दी जा रही है, वैसे ग्रांट को ना सरल भाषा में ना कई बार हम शब्द सब्सिडी भी बोलते हैं। भाई वो भी क्या होता है? सरकार से ग्रांट मिली, असिस्टेंस मिली, ठीक है ना, वही चीज है। सब्सिडी बोल दीजिए, ग्रांट कई बार ग्रांट बोलते हैं, सब्सिडी बोल दिया जाता है। तो ग्रांट दी जा रही है किसके लिए? खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए किसी एसेट के लिए, परचेज डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट के लिए, या लैंड खरीदने की बात हो रही है, मशीनरी खरीदने की बात हो रही है, मतलब एसेट डेप्रिशिएबल है नॉन डेप्रिशिएबल है उससे फर्क नहीं पड़ रहा।
एसेट के लिए आ रही है, एसेट के लिए आपको मिल रही है, या आप कोई प्लांट का सेटअप वगैरह कर रहे हो, मान लीजिए आप बैकवर्ड एरिया वगैरह में आप अपना प्लांट वगैरह का सेटअप करो, तो वो सारी चीजों के लिए जब भी एसेट के लिए आपको ग्रांट दी जा रही है। अब इसमें दो प्रकार से है, प्लीज समझना, दो प्रकार से है। एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी का मतलब है सरकार आपको पैसे देगी, सरकार आपको कैश देगी, सरकार आपको कैश देगी। नो, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं स्टैंडर्ड के द्वारा। कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन दिए गए। एक है ऑप्शन नंबर 1, एक है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 है वो सीधा कहता है कि आप क्या करिए, आप एसेट को ही कम कर लीजिए। यार आपने मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी आपको 10 लाख की पड़ी, सरकार ने आपको 4 लाख की ग्रांट दे दी, तो आप क्या बोलेंगे, मशीनरी टू बैंक 10 लाख, बैंक टू मशीनरी सीधा कर दीजिए, आप अपने पास एसेट को ही कम कर दीजिए 4 लाख से, तो आपके लिए नेट कॉस्ट ही कम पड़ेगी ना। तो हम कहते हैं कि ग्रांट को कम कर दीजिए एसेट की कॉस्ट से। तो यहां पर मैं सीधा एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अगर पैसे मिलने पे हो रहा है या रीजनेबल एश्योरेंस ही ना बोली थी कि कंडीशन, तो वो ग्रांट रिसीवेबल हो जाता है, वो एक तरीके से हमारा डेटर बन गया ना एक प्रकार से सरकार है, तो ग्रांट रिसीवेबल हो गया, टू एसेट को कम कर दिया। तो यहां पहला ऑप्शन क्या, सीधा एसेट को कम कर दो। दूसरा ऑप्शन में डिपेंड करेगा, मैं बोलने जा रहा हूं डिपेंड करेगा कि वो डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। फिर से वो डिपेंड करेगा कि डेप्रिशिएबल है कि नॉन डेप्रिशिएबल है ना। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस केस में हम बोलते हैं हम ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड इनकम। हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को जो है लेके जाएंगे बेटा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, जिसे डीजीजी करके भी कहते थे, तो हम डीजीजी करके लेके जाते हैं। अब सर इसका क्या करेंगे, हम ये बोलते हैं क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट है, अब वो मशीन है, तो मशीन को हौले हौले करके डेप्रिशिएट करना है, हमें पीएल में लेके जाएंगे। तो जिस रेशो में मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे और पीएल में लेके जाएंगे, उसी रेशो में हम इस डीजीजी को भी हौले हौले करके पीएल में ले जाएंगे, उसी रेशो में इसे भी हौले हौले करके पीएल में ले जाएंगे। तो डेफर्ड इनकम में ले जाएंगे और पीएल में ले जाएंगे द रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। तो इन द रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन ले जाएंगे। सर थोड़ा सा अगर वैल्यूज लेकर समझा देंगे तो मजा आ जाएगा। लो बेटा, तो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो हम लेक्चर में बच्चों के साथ करते हैं तो उससे और आइडिया मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटरी ग्रांट, कैश की और डेप्रिशिएबल एसेट। मान लीजिए मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 100 लाख, सरकार ने से ग्रांट मिली 15 लाख की और लाइफ है 5 साल। पहला मेथड कौन सा है सर? पहला मेथड है सीधा एसेट की कॉस्ट कम करो। तो क्या करोगे, आपने पहली एंट्री तो देखो फिक्स है, मशीनरी टू बैंक 100 लाख हुई होगी। अब आपको ग्रांट मिली 15 लाख की, तो आप क्या करेंगे, बैंक टू मशीनरी 15 लाख, 100 लाख की आपने डाल चुके, तो 15 से कम कर दिया, आपके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 85 लाख। आपके लिए कॉस्ट कितनी, 85 लाख। नाउ इफ द लाइफ इज 5 ईयर्स, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी सर, 17 लाख पर एनम आ जाएगी, ठीक है ना। तो पीएल में क्या जाएगी, डेप्रिसिएशन 17 लाख करंट ईयर में। और ईयर एंड पे बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, मैं सारी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। नॉन करंट एसेट में पीपी कितने का दिख जाएगा सर, 85 पे तो आ गया था, 17 लाख की डेप्शन माइनस करके 68 पे दिख जाएगा। मतलब फर्स्ट डे पे मिली और मैं बोल रहा हूँ ईयर एंड पे जाके क्या होगा, डेप्शन आएगी, डेप्शन कम हो जाएगी, ऑब्वियसली अब कॉस्ट कम होगी, ईयर एंड पे डेप्शन पीएल में चली गई और जो एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दिख जाएगी। ओके, अगर हमने दूसरा मेथड फॉलो किया, ऑप्शन 2, विच इज ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे डेफर्ड इनकम बोलते हैं, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, मशीनरी टू बैंक 100 लाख तो डाला है, अब बैंक टू मशीनरी नहीं हो रहा, अब पता क्या हो रहा है, बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम 15 लाख से। ओह अच्छा, आपने इसे अलग डाल दिया। हाँ, अब मशीनरी पे जो डेप्शन आएगी वो कैसे होगी सर, वो ना 100 लाख पे 5 ईयर के हिसाब से हमारे पास 20-20 लाख डेप्शन बनेगी। भाई वो तो ठीक है, जिस रेशो में एसेट पे डेप्शन आ रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन मेथड है? यस, नॉर्मल कोर्स की बात करें स्ट्रेट लाइन है, 5 साल है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 लाख को भी 5 सालों में सेम तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास डीजीजी जो 15 लाख है वो भी डेप्शन की रेशो में, क्योंकि सेम है डेप्शन हर साल, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वो भी 5 से डिवाइड करके 3-3 लाख पीएनएल में चला जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, पीएल में पता क्या आ जाएगी, 20 लाख की डेप्शन जाएगी पीएल में खर्चे के रूप में, और ये 3 लाख की डेफर्ड इनकम का हिस्सा जो इस साल अमोर्टाइज होगा, जो उसमें से पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, नेट में अगर आप पीएल में देखेंगे ना, यहाँ 17 जा रहा था नेट में डेप्शन के रूप में, नेट वो नेट ही हो गया था, यहाँ अलग अलग करके आ गया, नेट इंपैक्ट वही है, दोनों में से कोई भी फॉलो करो, नेट इफेक्ट वही है, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो बेटा मशीन है वो कितने की दिखेगी सर, 100 में से 20 माइनस हो गया तो वो 80 लाख की दिखेगी, और वो नॉन करंट एसेट में दिखेगी। जो डीजीजी का बैलेंस है वो कितना बचेगा सर, 15 लाख था, 3 लाख हमने पीएल में भेज दिया तो 12 लाख बचा ना, तो 12 लाख आपके पीएल में आ जाएगा, जो डीजीजी का बैलेंस है आपका लायबिलिटी साइड में। और इसमें एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं, क्वेश्चन में वो चीज आती है, वो बोलते हैं आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो टी शेप में बता रहा हूँ, वैसे वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते। वहां पे ध्यान ये रखना बेटा कि जब इसको हम बांटते हैं ना 12 लाख को पीएल के अंदर बैलेंस शीट में, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है नॉन करंट एंड करंट। इसमें से जितना हिस्सा इस 12 लाख में से अगले साल पीएल में जाएगा, अगले साल इनकम बनेगा, वो करंट हो जाएगा, और जितना 1 साल के बाद बनेगा वो नॉन करंट है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया ये चीज कि जो 12 लाख है, 3 लाख इसमें से अगले साल पीएल में इनकम के रूप में जाएगा, वो करंट हो जाएगा, और जो 9 लाख है इस 12 में से वो नॉन करंट हो जाएगा। 3 लाख करंट, 9 लाख नॉन करंट।
क्या ये बात समझ आई? मैंने आपके साथ किसका एग्जांपल ले लिया? मैंने साथ आपके साथ बेटा डेप्रीशिएबल का ले लिया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की। नॉन डेप्रीशिएबल का मतलब मान लीजिए लैंड है। अब लैंड तो नॉन डेप्रीशिएबल है, हम बात करते हैं अपने पास इंडिया 16 के अंदर बात बोलते हैं, ठीक है ना, लाइफ क्योंकि अनलिमिटेड है, ठीक है। तो मान लीजिए लैंड है 100 लाख की, सेम वैसे ग्रांट 15 लाख की मिली। पहला मेथड तो सेम है भाई, पहला मेथड तो सेम है, कहता है सीधा एक काम करो, कॉस्ट से कम कर लो। तो वो तो कॉमन था ना, इसलिए वो एक ही था, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था, सीधा कॉस्ट से कम कर लो। तो आप बैंक टू लैंड कर देना, लैंड आपके पास नॉन करंट एसेट में लैंड 85 की दिख जाएगी, डेप्शन की बात ही नहीं आनी, ठीक है ना। नाउ कम्स द सेकंड मेथड। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देना, हम लेके जा रहे हैं टीटी डैश डेफर्ड इनकम बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है जी। हमने अपने पास में बैंक टू अपने पास में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में एक बार ले गए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा ध्यान से सुनना, नॉन डेप्शन में हमें कहते हैं, हम ये चेक करेंगे कि जो हमें ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से कैश में फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, क्या उस पर कोई कंडीशन है कि नहीं है, मतलब कि वो कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। सर कंडीशन का मतलब कि हमारे ऊपर, एंटिटी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन रखी गई है। मान लीजिए कि आपको जो जमीन देने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जो आपको पैसे दिए गए हैं, आपको बोला गया है कि ये जो बैकवर्ड एरिया में आपके पास मशीन, आप जमीन खरीद रहे हो, उसके लिए कुछ पैसे सरकार ने दे दिए 15 लाख 100 में से, तो बोला गया आपको ना ये जमीन ना अपने पास 4 सालों तक रखनी है, मतलब ये इस चीज़ों के लिए यूज़ करनी है, मतलब आप इसे अपने पास में आगे नहीं बेच सकते। काइंड ऑफ कंडीशंस रख दी आपके ऊपर। क्या रख दी? कंडीशंस, जो आपके ऑब्लिगेशन है, जो आपके ऊपर जिम्मेवारियां डाल दी, इस चीज़ को लेकर आप जिम्मा आ गया कि ये आपको पूरी करनी करनी है। अब उस केस में बोलता है अगर ये कंडीशनल है कि कुछ ऑब्लिगेशंस है, तो हम ये कहते हैं कि वो उस ऑब्लिगेशंस जितने पीरियड के, मान लीजिए वो समय दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो समय के हिसाब से, तो हम उसे पीएल में ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशन डाल देंगे। मतलब जो आपके पास ऑब्लिगेशन की एक तरीके से रेशियो आ रही है, हम उस तरीके से इसे कर देंगे, तो हौले हौले करके पीएल में लेके चले जाएंगे इस डेफर्ड ग्रांट को। बट आपके पास कंडीशन है, ऑब्लिगेशन है, तो उसे हौले हौले करके पीएल में लेके जाएंगे जितने आपके पास कंडीशन जिस तरीके से मीट होनी है। तो अगर मान लो 4 साल है, तो मैं 4 साल में जाऊंगा, तो लेट से मोटा इस पीएल में कर देंगे ओवर द पीरियड, लेट से 4 ईयर्स है, तो हम इसको 4 सालों में पीएल में ले जाएंगे। 5 साल है 5 में, 3 है 3 में, अगर कंडीशन रखी गई है, अगर शर्तें रखी गई। बट अगर कोई कंडीशन ही नहीं है, भाई आपने बैकवर्ड एरिया में खरीदी, लो पकड़ो पैसे, और कोई कंडीशन नहीं पूरी करनी, अनकंडीशनल है, तो कहता है फिर सीधा सुनो, फिर सीधा इसे आज ही पीएल में ले जाना। भाई अगर कंडीशन ही नहीं है, फिर तो सीधा आज ही पीएल में ले जाओ, तो आप डे 1 में ही पीएल में ट्रांसफर कर दोगे 15 लाख रुपए, इंटायर 15 लाख टू पीएल, तो डे 1 में ही पीएल में भेज देना, तो आपके पास सीधा ग्रांट इनकम करके पीएल में चला जाएगा, वो बात ही खत्म, वो सीधा पीएल में आज ही चला जाएगा। तो नॉन डेप्रिशिएबल में क्या था, कंडीशनल है तो आपका कंडीशंस के हिसाब से जा रहा है, ऑब्लिगेशंस कितने समय के लिए कैसे है वो डेफर्ड करके पीएल में जा रहा है, और अगर अनकंडीशनल है तो तभी पीएल में चला जाएगा। हाँ, डेप्रिशिएबल था, कॉस्ट से कम करना है या डेफर्ड इनकम करके रेशियो ऑफ डेप्शन में जाना है। देखो जाना अल्टीमेटली पीएल में जिस तरीके से, कॉस्ट कम कर दोगे तो डेप्शन ही आपके पास कम हो जाएगी, वरना आपके पास में क्या हो रहा है कि हमें अगर बात बोली तो आपके पास अलग अलग ले जाते हो, तो वो चीजें हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात होगी यस सर। अब आते हैं बेटा हमारे पास में अगली चीज विच इज नॉन मॉनिटरी ग्रांट इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है, जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था, मैं मशीनरी खरीद रहा था तो सरकार हमें पैसे दे रही थी, हम लैंड खरीदे थे सरकार कुछ पैसे दे रही थी। यहाँ पे क्या होने जा रहा है, सरकार हमें एसेट ही दे रही है, सरकार सीधा ही हमें एसेट दे देती है। तो ऐसा नहीं कि हमें कैश दे रही है, हमें सीधा ही एसेट दी थी, हमें सीधा ही एसेट दे दिया। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है कि आप एक काम करिए, आप एसेट को रिकॉर्ड कर दीजिए एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 रुपये 100 रुपये 11 रुपये जैसे भी है, तो आप उसे सीधा ही अपने पास किस पे दिखा देंगे, नॉमिनल वैल्यू, ताकि उससे शो हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा। देखो आपकी जेब से तो कोई पैसा गया नहीं, आपकी जेब से तो कोई पैसा गया, आपको तो मुफ्त में मिल गया एसेट, तो आप सीधा अपने पास नॉमिनल वैल्यू पे दिखा देंगे। तो मान लीजिए नॉन मॉनिटरी ग्रांट इन काइंड है, डेप्रिशिएबल एसेट है, मशीनरी 5 साल की लाइफ है, सरकार ने आपको मशीनरी दे दी मुफ्त में, तो उस केस के अंदर रिकॉर्डेड नॉमिनल वैल्यू कर देंगे मशीनरी टू गवर्नमेंट ग्रांट करके, वो 1 रुपये 100 रुपये पे आ जाएगा, बात खत्म होगी। ये इजी है, हमने सीधा इसमें ये आंसर बोलना है, रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सरकार हमें सस्ते में दे। देखो जी, मार्केट में मशीन आपको जो मिल रही है वो मान लो 1 करोड़ की मिल रही है, 100 लाख की, सरकार कहती है हम ही सीधा दे देते हैं, हमसे आप 10 लाख की ले लो, हमसे आप 10 लाख की ले लो ना, तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा फिर मशीनरी टू बैंक 10 लाख कर दोगे, मतलब आपको 10 लाख में मिल रही है। ये हो गया कि जब फ्री में है, तो फ्री में है तो 1 रुपये वगैरह में दिखा के खत्म करो, ठीक है ना। अब इसको पीएनएल वगैरह में ले जाके खत्म कर देना, 1 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या टू बैंक कर दो, ठीक है ना, उसमें कोई 1 रुपये इज डज नॉट मेक अ डिफरेंस। बट मैं कह रहा हूं अगर तो मुफ्त में मिल रही है तो 1 रुपये वगैरह में दिखा दो, अगर सस्ते में मिल रही है तो जितने रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं उस पर दिखा दो। भाई 100 लाख वाली 10 लाख में मिल रही है तो 10 लाख पे दिखा दो, बस बात खत्म होगी, ये वो चीज होगी। अब
इस केस के अंदर में अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, ये तो पहला मेथड था रिकॉर्डेड नॉमिनल वैल्यू, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास आता है आप एसेट को दिखाएंगे और ग्रांट को दिखाएंगे एट फेयर वैल्यू। मान लीजिए अगर वो 100 लाख की है, फेयर वैल्यू तो 100 लाख की है, भाई मार्केट से खरीदा 100 लाख के, सरकार ने मैं मुफ्त में दे दी, सरकार ने मुफ्त में दे दी तो भाई 1 रुपए में दिखा दो। या दूसरा क्या है, आप इसे अपने पास 100 लाख पे ही दिखाएंगे, तो एंट्री क्या डालेंगे, मशीनरी टू जीजीजी 100 लाख, मशीनरी टू डीजीजी 100 लाख। और अब क्या करेंगे, मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे 5 सालों में और उसी रेशो में अपने पास में इसे को भी पीएल में ले जाएंगे। तो देखो इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं पीएल में जा रहा है, 1 रुपया यार उसको क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है वो 20-20 लाख चला जाएगा, डेप्शन का खर्चा और डीजी, तो नलीफाई तो होगी ना बात। तो पीएल में क्या होगा 20-20 लाख चला जाएगा, बैलेंस शीट में वो 80 और 80 दिख जाएगा। तो फेयर वैल्यू पे दिखा दो, फेयर वैल्यू पे दिखा दो, ठीक है ना, तो वो चीज हो जाएगी। हाँ इसमें ये भी हो सकता है कि आपका 100 लाख वाली आपको 20 लाख की मिल रही है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो आप उसमें क्या बोलेंगे, टू बैंक दिखा देंगे 20 लाख और डीजीजी में दिखा देंगे फिर 80 लाख, क्योंकि वो तो उसकी फेयर वैल्यू 100 लाख है ना लेट से। और यहाँ अगर थी तो वो मैंने जैसे बोला था जितना पैसा जेब से जा रहा है उतने पे दिखा दो, ठीक है ना, या अगर बिल्कुल ही नहीं जा रहा तो 1 रुपया हो गया। यहाँ क्या है आपकी फेयर वैल्यू पे दिखाना, यहाँ फेयर वैल्यू पे दिखाना, तो ये क्या हो गया नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओ। या आपके पास क्या है, हमारे पास अगर वो आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट है तो डीजीजी में लेके चले जाते हैं हम एसेट टू डेफर्ड ग्रांट, और वो आपके पास हम फेयर वैल्यू पे दिखाने की बात कर रहे थे, ठीक है ना, और वो पीएल में ओवर द पीरियड ऑफ डेप्शन जो आपका यूजफुल लाइफ है उसमें चला जाएगा, पीएल में जो डीजीजी है वो आपका पीएल में चला जाएगा, ठीक है जी बात, यस सर। अब आता है इसी में नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड। भाई लैंड सरकार ने मुफ्त में दिया, सस्ते में दिया, तो पहला मेथड तो वो है नॉमिनल वैल्यू, सिंपल बात है, वो 1 रुपये वगैरह पे दिखा दो। हाँ अगर आपके पास वो फेयर वैल्यू पे दिखाना है सेकंड मेथड क्या, तो सेकंड में दिखाएंगे तो लैंड टू जीजीजी है, मान लो फेयर वैल्यू वही 100 लाख है। अब लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल है, लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल है, तभी नॉन डेप्रिशिएबल का आ रहा है। और जो डीजीजी है उसका क्या करेंगे सर, नॉन डेप्रिशिएबल आगे ना 2 चीज याद आनी चाहिए, कंडीशनल या अनकंडीशनल। अगर कंडीशन है तो वो आपके पास वो ऑब्लिगेशन वगैरह के तरीके चली जाती है, मान लो 4 साल की कंडीशन है या 5 साल के, तो उस रेशो में पीएल में चला जाएगा डीजीजी पीएल में। और अगर कंडीशन नहीं है कोई, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो वो आज ही पीएल में चला जाएगा, आज ही पीएल में चला जाएगा, तो वही लिखा है। तो ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ कंडीशन नॉन डेप्रिशिएबल अगर कंडीशनल है, अगर इमीडिएटली एज इनकम इन पीएल अगर नॉन डेप्रिशिएबल अनकंडीशनल है, तो जो डीजीजी है वो कहाँ जाएगा, डीजी है वो कहाँ जाएगा, ठीक है जी बात। ये मैंने एक बार के लिए आपको ग्रांट वाली बात बताई जो रिलेटेड टू एसेट थी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों में, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देता हूँ जो एमटीबी में आरटीबी में था क्वेश्चन, यही सा क्वेश्चन है। एनटीडी ने ओपन करी बेटा एक न्यू फैक्ट्री और उसे ग्रांट मिली कितने की, 15,000 रुपए की, 15,000 की। एक कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख, इक्विपमेंट खरीदा 1 लाख का, उसमें ग्रांट सरकार से मिल रही 15,000 की। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन पे किस पे लगाते हैं, 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ट्रीटमेंट बता दो कैसे होगी अपने पास में दोनों मेथड से। तो ये आपके पास कौन सी ग्रांट है सर, डेप्रिशिएबल के लिए, और मॉनिटरी ग्रांट इन कैश है, पैसा मिल रहा है ना आपको, पैसा मिल रहा है आपको, और ये डेप्रिशिएबल के लिए। तो आपके पास मॉनिटरी ग्रांट है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट। प्लांट और मशीनरी कॉस्ट कितनी, 1 लाख, ग्रांट मिली 15,000, डेप्शन 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना, तो 5 साल की लाइफ होगी। पहला मेथड कॉस्ट से कम कर दो, तो मशीनरी टू बैंक हमने डाला होगा कितना, 1 लाख, बैंक टू अब मशीनरी कर देंगे कॉस्ट कम करने के लिए 15,000, तो कितनी कॉस्ट रहेगी 85,000, उसका 20% 17,000, ठीक है ना। तो पीएल में क्या जाएगी सर, डेप्शन जाएगी खर्चे के रूप में। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा सर, नॉन करंट एसेट में पीपी दिखेगा कितना 68 का, 85,000 माइनस 17,000 की इस साल की डेप्शन, ठीक है ना, ये मेथड 1 हो गया। मेथड टू क्या, उसे डेफर्ड इनकम डीजी में लेके जाओ, तो क्या होगा, बैंक टू डेफर्ड इनकम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 15,000। अब एसेट पे जो डेप्शन लगनी है 1 लाख पे लगनी है, 20% 20,000, जो ये आ जाएगी आपके पास में 20,000 की डेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में एसेट किस पे दिख जाएगा सर, पीपी के अंदर में 80,000 पे दिख जाएगा। और अब ये डीजी कहाँ जाएगा, ये भी पीएल में चल जाएगा, किसमें, उसी रेशियो में डेप्शन की, तो 20% है तो 20% जाता रहेगा हर साल 3,000। अब इस 3,000 का क्या करना है सर, 3,000 तो पीएल में चला गया इनकम के रूप में। अब जो बचाव बैलेंस है 15 में से 3 पीएल में चला गया, तो कितना बचा 12,000, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अभी बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कैसे दिखेगा, याद करो, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि इसको क्या करना, स्प्लिट करना बिटवीन नॉन करंट एंड करंट। तो नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड इनकम, करंट लायबिलिटी में डेफर्ड इनकम, जितना अगले साल पीएल में जाना है वो सेम ही जाना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 3,000, और बाकी बचा हुआ आपका नॉन करंट हो जाएगा 12,000, बाकी बचा हुआ नॉन करंट हो जाएगा 12,000 पे। सो ये हमारा तरीका है कि हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, जो फॉर डेप्रिशिएबल एसेट वगैरह का आया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली ग्रांट, अभी और भी आएंगे आगे जाके क्वेश्चन, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, मतलब वो चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो हम पीएल में लेके जाने वाली बात करते हैं एक तरीके से। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्रांट आती है, जैसे हम कह रहे हैं ग्रांट दी जा रही है खर्चा इंकर करने के लिए या फॉर रिलीफ इन केस ऑफ लॉसेस।
भाई आपने कोई रूटीन में रेवेन्यू खर्चा करना है, रूटीन में कोई रेवेन्यू खर्चा करना है, लाइक स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह आपने करानी है, उसके लिए सब्सिडी मिल रही है। कोई आपने रिसर्च वगैरह का काम करना है, उसके लिए मिल रही है आपको ट्रेनिंग। या आपने कोई खर्चा करना है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई खर्चा करना है, भाई आपको पता है मतलब सरकार आपको कह रही है कि आप ये खर्चा करिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा है, चलो ठीक है, तो हम आपको अपने पास में ग्रांट देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। या फिर आपके पास हो जाता है इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस या रिलीफ मेजर के लिए। तो कई बार क्या होता है आपके पास में किसके लिए दिया जाए कि आप बिजनेस को अपना स्टार्टअप करने के लिए, आपको कई बार क्या होता है बिजनेस में लॉसेज हुए होते हैं पिछले सालों में, तो जैसे मैंने बोला था उन्हें लगता है कंपनी में ना बहुत दम है, ये कंपनी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है और ये अच्छा काम करेगी, अभी तो इसको बिजनेस में लॉसेज है, इससे हमारे से थोड़ा सा पुश चाहिए, तो सरकार हमें इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए क्या दे देती है, कुछ पैसे दे देती है, तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए या आपके पास स्टार्टअप पर्पस के लिए, तो वो आपको पैसे दे रही है आपको सरकार जो है, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर में जो भी ये पैसे मिल रहे हैं किसी रेवेन्यू खर्चा करने के लिए, ये या आपको सब्सिडी दी जा रही है ताकि आप गुड्स को किस पे बेचे, सस्ते दाम पे बेचे। आप गुड्स को किस पे बेचे, सस्ते दाम पे बेचे। भाई आपको नॉर्मल मार्केट में आप अपने पास कितने बेचते हैं, मान लो वो चीज़ अपने पास 500 में बेचते हैं, सरकार आपको कहती नहीं नहीं आपने ना 150 रुपये की बेचनी है। भाई क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मान लीजिए वो जो 150 रुपये में बेचने को कह रहे हैं वो इसलिए बेचने को कह रहे हैं गरीब लोगों को दीजिए आप, मतलब इन द सेंस, तो इसलिए सरकार ने आपको बोला कि वहां पे लोगों को दीजिए जो गरीब है, या वहां पे दीजिए जहाँ पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो चुकी है, तो सरकार कह रही है अच्छा आप इनको वो चीज़ 150 रुपये में दीजिए, तो जो भी आपके बाकी पैसे ना वो हम आपको ग्रांट के रूप में देते ताकि आपकी कवर हो जाए, तो आपको सब्सिडी मिल रही है ताकि आप गुड्स सस्ते दाम पे दीजिए। अब ये भी जो चीज़ आ रही है इसमें कोई एसेट नहीं आ रहा, प्लीज समझना, एसेट खरीदने की बात नहीं हो रही, चाहे डेप्शियल नॉन डेप्शियल। तो इस केस के अंदर क्या करना है, तो हमें वो कहता है अगर इसमें उन चीज़ों के लिए जो पहले खर्चे आप कर चुके हो, लाइक कोई रिसर्च वगैरह का या ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुके हो, पहले कोई खर्चे कर चुके हो, ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जिसमें कुछ और नहीं करना, मतलब आपको बिजनेस में लॉसेज तो और आपको उसके लिए कैश दिया जा रहा है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, तो कहता है ये पहले हो चुकी है चीजें, लॉसेज पहले हो चुके हैं इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो उस केस में क्या करना है, आज जो ग्रांट के पैसे मिल रहे हैं वो सीधा पीएल में ले जाओ, वो सीधा अपने पास पीएल में इनकम के तौर पे लेके चले जाओ, ग्रांट को इनकम के तौर पे पीएल में ले जाओ। हाँ, पर अगर वो इस पर्पस के लिए मिल रहे हैं कि फ्यूचर में खर्चे करोगे, फ्यूचर में खर्चे करने के लिए मिल रही है कि लाइक आपको ट्रेनिंग करानी है, भाई आपको ट्रेनिंग करानी है, या एम्प्लॉयज की मेडिकल के ऊपर फैसिलिटी जो देनी है उनको, तो उसके लिए सरकार आपको पैसे देगी, ठीक है ना। तो आगे आपको रिसर्च का काम करोगे उसके लिए आपको सरकार आपको पैसे देने जा रही है, तो अब आगे कोई चीज करोगे उसके लिए सरकार आपको ग्रांट देने जा रही है, तो क्या होगा सर, अगर फ्यूचर खर्चों के लिए है ना, तो उस केस में वो कहता है इस केस में जो ग्रांट है ना उसे डेफर्ड इनकम दिखाएंगे एंड पीएल में किस में लेके जाएंगे, इन द रेशियो ऑफ द रिलेटेड एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड जिसमें वो खर्चा इंकर होगा, मतलब आज डीजी में लेके जाना है, आज इमीडिएटली पीएल में लेके जाना, फ्यूचर में जैसे खर्चे होंगे उस तरीके से लेके जाना, उसकी रेशियो में लेके जाना है। सर मतलब अभी समझाता हूं, देखो वो कहता है मान लीजिए ग्रांट मिल रही है फ्यूचर के खर्चे की, पॉइंट तो वही है, देखो जो पास में हो चुके इमीडिएट सपोर्ट है वो तो इमीडिएटली पीएल में चल जाएगा, हम तो बात करते हैं फ्यूचर के खर्चे की। मान लीजिए मेडिकल खर्चा है या स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा है, सरकार ने आपको ग्रांट दी 20 लाख की, और हमें कहते हैं कि वो खर्चा ना अपने अगले 4 साल तक करना है, ये वाला खर्चा, खर्चे का अमाउंट नहीं दिया पर बोला खर्चा 4 साल तक करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें 2 केस बनते हैं, बोला है कि आपको अगले 4 साल तक करना है और आपने मेडिकल या स्टाफ ट्रेनिंग का करना है, तो आप आज क्या डालेंगे, बैंक टू डेफर्ड इनकम 20 लाख, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल दो डेफर्ड इनकम। अब ये डेफर्ड इनकम जो है पीएल में आज नहीं जाएगी क्योंकि ये फ्यूचर खर्चों के लिए, अब ये कितने साल में होने सर, 4 साल में होने, तो हमारे पास सिर्फ समय मेंशन है, एक्सपेंस की कोई बात नहीं करेगी, कितना खर्चा होगा वो नहीं बताया, ये बताया कि अगले 4 साल तक के लिए है, तो हम ये मानते हैं कि बराबर बराबर है, तो आप इसको क्या करो 5 लाख हौले हौले करके पीएल में ले जाओ, 5 लाख हौले हौले करके पीएल में ले जाओ। अब इसमें दिखाने के 2 तरीके हैं, प्लीज समझना, जाएगा पीएल में पर दिखाने के 2 तरीके, ऑप्शन 1 आप इसे इनकम साइड में दिखा दो अदर इनकम में, या आप इसे खर्चे में से भी माइनस कर सकते हो, मतलब जो भी आपने खर्चा किया होगा जो ये खर्चा है उसमें से आप माइनस करके दिखा दो, तो यू आर ट्रांसफरिंग इट टू पीएल बाय शोइंग एज अ डिडक्शन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर या इनकम साइड में, बात तो एक ही है ना। और जो बचा वैल्यू है 20 में से 5 पीएल में आज चला गया, 15 बचा, उस 15 का वही करना है, जो अगले साल पीएल में जाएगा वो करंट है और जो उसके बाद जाएगा वो नॉन करंट है। बेटा मैं पूरा एंड टू एंड बता रहा हूँ ताकि आपके मन में डाउट ही ना रहे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसलिए हमने बोला कि ग्रांट जो पीएल में जारी है वो इधर इनकम में भी जा सकती है या ऑल्टरनेटिवली खर्चे में से भी कम करी जा सकती है, दोनों में से कुछ भी कर लो। अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है, मान लीजिए हमें वो बताता है कि अगले 4 सालों के लिए है, अगले 4 सालों में खर्चा कितना होगा, क्वेश्चन बताता है, तो एंटिटी क्या करती है अनुमान लगाती है कि अगले 4 सालों में खर्चा कितना होगा, देखो क्वेश्चन में तो खर्चे के अमाउंट दे ही देगा, तो अगर हमें खर्चे के अमाउंट दे दिए तो हम सिंपल सा मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना,
भाई खर्चे के लिए ग्रांट मिली तो जिस साल खर्चा कम होगा उस साल मैं हिस्सा पीएल में कम लेके जाऊंगा, जिस साल ज्यादा होगा उस साल ज्यादा, तो हम खर्चे की रेशियो में भेज देंगे। तो हमें एक्सपेंसेस जो है वो हमें दे रखे हैं, मान लीजिए 4 सालों के 12, 10, 9, 8, ये खर्चा हमारा अगले 4 साल होगा। तो हम इस रेशियो में इस 20 लाख की जो ग्रांट है उसको अपने पास ट्रांसफर कर देंगे इस रेशियो में, तो इतना अमाउंट पीएल में जाएगा। अब बराबर नहीं जाएगा, बराबर कब जाएगा, सिर्फ पीरियड था, तुम्हारे लिए बराबर है ना, मतलब हमारे लिए बराबर है, फिर तो ऑब्वियसली बात है खर्चा सेम होगा। बट अगर खर्चे के अमाउंट दे दिए तो फिर उसकी रेशियो में पीएल में अमाउंट जाएगा। तो जो ग्रांट आपके पास 20 लाख मिली थी अब वो पीएल में इतनी नहीं जाएगी, वो पीएल में जाएगी इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, वो जाएगी पीएल में इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर मेरे प्यारे बच्चों। और समझ आ रही है बात की नहीं समझ आ रही? हाँ जी सर, आसान है, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपके पास दिखाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। कंपनी को ग्रांट मिली बेटा कितने की, 30,000 की। कब मिली? 31 मार्च को। ग्रांट इज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो कि अप्रेंटिस है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो कितने समय चलेगा, 18 महीने। जैसे मैंने एग्जांपल में 4 साल बोला था, 18 महीने, 1.5 साल चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1, तो 1 अप्रैल से चालू होगा, ये साल के 12 महीने और अगले साल के 6 महीने, भाई 18 महीने हो जाएंगे। एक्चुअल खर्चा जो ट्रेनिंग का हमारा लगा है वो 50,000 लगा है और अगले साल में 25,000 लगा। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखो जी, हमें ग्रांट कितनी मिली है सर, हमें अपने पास में ग्रांट मिली है 30,000 की। अभी 30,000 की जो ग्रांट है इसकी बेटा अगर मैं अपने पास में जो 30,000 है पीरियड 18 महीने, अगर मैं समय के साथ में बांटता हूँ तो 18 महीने में से 12 महीने इस साल है, 6 महीने अगले साल है, तो मैं 12:18 समय के हिसाब से बांट दूंगा, 20,000 और 10,000, इतना पीएल में जाएगा। बट अगर मैं खर्चे के हिसाब से बांटता हूँ, क्योंकि खर्चे का अमाउंट भी दिया है, खर्चे का अमाउंट भी दिया है, तो मैं खर्चे की रेशियो बांटूंगा विच इज 50 एंड 25, तो उस रेशियो से भी आपका अमाउंट सेम आता है। बाई चांस की बात है, आप चाहे समय के साथ बांटो वो भी 2:1 की रेशियो बन गई ना, 12:6, या खर्चे के हिसाब से बांटो वो भी सेम बन गई। पर लॉजिकली इंस्टीट्यूट ने क्या किया था इसमें, जब आंसर दे रहा था उसने समय के साथ बोल दिया, जबकि वो खर्चा दे रहा है, तो लॉजिकली खर्चे की रेशियो में आपके पास जाना चाहिए। दोनों से बाई चांस है सेम आंसर आ रहा है, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ऑन द बेस ऑफ रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो गिवन है। हाउएवर आईसीआई ने इसे पीरियड में बांटा था, चाहे वो बात अलग है, आपका सेम है, आप चाहे नोट लिख के दे दीजिए, मतलब अगर अलग आ रहा है तो आप दोनों दे दीजिए, मैं ये बोलूँगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि वो बोल रहा है बैलेंस शीट पीएल में, तो बेटा पीएल में जो पहला साल है और दूसरा साल है, मेथड 1 इनकम साइड पे क्या दिखाएंगे, ग्रांट का, वो 20 और 10, क्योंकि हमारा पहले साल 20 रिकॉर्ड होगा, अगले साल 10 होगा ना। और खर्चे वाली साइड में खर्चा ट्रेनिंग का आ जाएगा 50 और 25, ये है अलग अलग दिखाना, खर्चा अलग इनकम अलग। एक होता है मैंने बोला था आप खर्चे में से कम करके दिखा दो, माइनस करके दिखा दो, 50 माइनस 20 और 25 माइनस, तो आपने नेटिंग कर दी, आपने क्या कर दी, नेट करके दिखा दो। तो आप खर्चे में से नेट करके दिखा दो या आप अपने पास अलग अलग दिखा दो इनकम साइड पे। बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो पहले साल आपको ग्रांट मिली कितनी, 30,000 इस डेट पे। अब इस डेट में से अगले साल पीएल में कितनी लेके जा रहे हो, चाहे वो इनकम बनाओगे या खर्चे में से कम करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली, तो अगले साल पीएल में जो इनकम बनाओगे बेटा वो हमारी 20 बनेगी, तो वो करंट होगी, और जो उसके अगले साल है वो 10 होगी। अगले साल के एंड तक ये 20 तो चली गई ना पीएल में, या खर्चे में से कम हुई चाहे जो भी है, तो बची कितनी रहेगी, 10, और वो सारी करंट ही है। क्यों? क्योंकि वो तो उससे अगले साल में पीएल में जा रही है ना, खर्चे में से कम करेगा तो वो सारी करंट होगी। तो वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में हमने अलग अलग डेट पे बना दी। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप ये चीज़ बता दी, तो मैंने पूरे एंड टू एंड डिस्कशन कर दी। एक चीज़ याद रखना, जो ये वाली होती है ना रेवेन्यू नेचर वाली, इसमें पीएल में जब आप लेके जा रहे हो, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंडिचर वाली की बात हो रही है, फ्यूचर की कंडीशन पूरी करना, तो खर्चे की रेशियो आप लेके जा रहे हैं, अगर खर्चा दे रहे हैं, वरना समय के हिसाब से डिवाइड कर दोगे। उसमें एक याद रखना कि दोनों ऑप्शन बता दीजिए, या तो आप इनकम साइड में अलग से दिखा दो या खर्चे में से कम कर दो। दूसरी बात, जो बचाव बैलेंस है उसकी अगर बात बैलेंस शीट में बताने को आती है तो उसमें ध्यान रखना कि करंट और नॉन करंट वाला बताना है। अगले साल जितना पीएल में जाएगा वो करंट, जो उसके बाद जाना है वो नॉन करंट। प्लीज उस बात को कंफ्यूजन में नहीं लेके आना है, ठीक है ना, उसमें गलती नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यस सर। फिर मजेदार क्वेश्चन भाई साहब, लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो एक बच्चे का अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बिल्ड करता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन विट आई विल से, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एंटिटी ए इज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60,000, तो सरकार आपको 60,000 की ग्रांट देने की बात करे जो रिसीवेबल है ओवर 3 ईयर्स। अब सरकार आपको जो ग्रांट देगी ना वो 60,000 की 3 सालों में मिलेगी। पर्पस की बात ही बाद में है, जो आपको पैसे सरकार से मिले वो 3 सालों में मिलने हैं, जिसमें से 40,000 ईयर 1 में मिलेंगे, 10,000 ईच मिलेंगे ईयर 2 एंड 3। ये सरकार से जो पैसे मिलने उसकी बात हो रही है ग्रांट की। अच्छा, जो कंडीशन किस पे कि आपको 10 नई जॉब क्रिएट करने और मेंटेन करना उनको, ये कंडीशन लगा रखी है कि आपको न्यू जॉब वगैरह क्रिएट करनी है।
इन 3 सालों में एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 30। ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपकी लगी, एम्प्लॉयज को भर्ती करने के लिए जो आपका खर्चा लगा रिक्रूटमेंट, वन टाइम कॉस्ट है, फर्स्ट ईयर में लगेगा। और जो वेज बिल आ रहा है वो फर्स्ट ईयर का इतना है जो हर साल 10-10 हज़ार से बढ़ेगा। ये आपका जो आप उनको पेमेंट कर रहे हो वेज बिल, ये उसकी है, पहले साल 1 लाख है, उसका 10,000 बढ़ेगा। कह रहे कैलकुलेट करो ग्रांट की इनकम और डेफर्ड इनकम जो आएगी तीनों सालों में अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशन। पहली सिचुएशन नॉर्मल, कहते रीजनेबल एश्योरेंस है कि एंटिटी कंडीशंस को कंप्लाई करेगी और ग्रांट मिलेगी। मतलब कि हमें वो कह रहे हैं, हमें ऐसा आश्वासन, मैंने क्या बोला था, ग्रांट की रिकॉग्निशन कब होगी, जब हमें आश्वासन है कि हम भी कंडीशंस पूरी करेंगे और हमें सरकार से ही पैसा मिलेगा, तो आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लो। देखो आपको मिल 40 रहे हैं पहले साल, बट टोटल में कितने मिलना, 60। तो मैं ग्रांट टोटल की कितने की रिकॉर्ड करूंगा, 60 की रिकॉर्ड करूंगा आज। फिर उसे देखेंगे पीएल में कैसे लेके जाना है, वो अलग बात है, बट मैं पूरा 60 रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस है कि मुझे कंडीशन मैं ही पूरी कर दूंगा और सरकार से पैसे मिलेंगे। मैं 60 दिखा सकता हूँ, चाहे पैसे मिले चाहे नहीं मिले। तो अब बेटा मैंने 2 बातें लिखी, एक तो 60,000 जो है वो कैसे कैसे मिलने हैं वो लिख दिया, और जो खर्चा है वो कैसे क्या, रिक्रूटमेंट तो 1 टाइम था, और एक खर्चे आपके पास 1,10,000 से बढ़ रहे थे, तो ये टोटल मेरा खर्चा है। पहला केस रीजनेबल एश्योरेंस है, तो इंटायर ग्राउंड 60 की रिकॉग्नाइज हो जाएगी, इंटायर 60,000 की ग्रांट रिकॉग्नाइज हो जाएगी। रिकॉग्नाइज होने का मतलब क्या है, बैंक में तो 40 आया, ये ग्रांट रिसीवेबल बन गया 20 का, और ये डेफर्ड इनकम में पूरा 60 चला गया। क्यों? क्योंकि हमें पूरी रीजनेबल एश्योरेंस है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है उसके ऊपर, ना अपने ऊपर ना सरकार के ऊपर, तो पूरी आप रिकॉर्ड कर लीजिए 60। बट अब ये पीएल में कैसे जाएगा, सर पीएल में जाएगा इस रेशो में, पीएल में जाएगा इस रेशो में, तो 60,000 इस रेशो में पीएल में जाएगा क्योंकि खर्चे की रेशो दे रखी है। तो डेफर्ड इनकम 60,000 पीएल में जाएगा इन द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज दिस रेशो, जो ये बन गया। तो अमाउंट इतने इतने आ जाएंगे बेटा, 1, 2 और 3 के, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री क्या बन रही होगी, डेफर्ड इनकम टू पीएनएल, फर्स्ट ईयर का ये अमाउंट आया जो ये था, सेकेंड ईयर का ये अमाउंट आया जो ये था, और थर्ड ईयर का ये अमाउंट आया, पीएल में जा रहा है। अब वो पीएल में चाहे खर्चे में से माइनस कर दो, चाहे इनकम साइड दिखा दो, जो मैंने आपको दोनों बोले थे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे नॉलेज के लिए ईयर 2 और 3 में ये भी एंट्री आ रही होगी, जो ग्रांट रिसीवेबल 20 दिखाया था, जो हमें 10-10 हज़ार करके मिलना था, तो वो भी तो रिसीव होगा ना। तो बैंक टू ग्रांट रिसीवेबल 10,000 ईयर 2 और 3 में ये भी एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, तो ये बता दिया। और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि ग्रांट का जो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है वो कैसे दिखेगा। तो डेफर्ड इनकम पहले साल पूरा 60 दिखाया था, पीएल में कितना गया 21667, ये गया ना हमारा, तो बचा कितना, इतना। अगले साल इतना था, इतना पीएल में गया, ये बच गया। फिर इतना बचा था, इतना पीएल में गया, और ये आ गया। ये हमने एक बार के लिए ईयर बाय ईयर ब्रेकअप दे दिया बैलेंस का, मतलब होता है ना लेजर अकाउंट बनाने, लेजर अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया, भाई कितना था, कितना पीएल में गया, कितना बच गया, वो चीज़ है। अब आता है मेन पार्ट, देखो ये वाला पार्ट मैं फिर भी बोलूँगा आसान था। अब आता है मेन पार्ट, कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं है कि पैसे मिलेंगे, हमें नहीं लगता कि सरकार से पैसे मिलेंगे। एक बार फर्स्ट ईयर में नहीं लग रहा है ऐसा कि आगे जाके 20 मिलेंगे, जो 10 और 10 करके, तो कैसे होगा। अब ध्यान सुनना, अगर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट केस है, तो आप ईयर 1 के बिगिनिंग में, ईयर 1 के बिगिनिंग में मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, सर हमें तो 40 आ रहा है, तो हम तो बैंक टू डेफर्ड इनकम 40 डालेंगे ना। जो 10 है और जो बाकी 10 है वो तो 2 और 3 में जब मिलेंगे तब रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं है। तो अब कैश बेसिस हो गया, जो मिल रहा है वो इनकम है, मतलब वो डेफर्ड ग्रांट में जा रहा है, उसको डिवाइड कैसे करेंगे अलग बात है। अब मजे की बात क्या है, पहले साल तो 40 आया, तो आप इस 40 को ही 3 सालों में बांटोगे ना, आज जो मिल रहा है उसके खर्चा 3 साल करना है, तो इस 40 को पीएन में ले जाएंगे रेशियो में खर्चे में 3 सालों में, इस रेशियो में। अब जो अगले साल 10,000 मिलेगा, अगले साल 10,000 मिलेगा, वो अगले साल जा रहा है डेफर्ड इनकम में, वो बचे हुए उसके 2 साल है, तो बचे हुए 2 साल के जो खर्चे की रेशियो उसमें जाएगा, वो इस रेशियो में पीएल में जाएगा, 11:12 की रेशियो में जाएगा ईयर 2 और 3 में, और जो लास्ट ईयर मिल रहा है वो लास्ट ईयर में ही पीएल में चला जाएगा। ये मजेदार है भाई, ये मजेदार है। क्यों? क्योंकि यार जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं है, तो एक ऑब्वियस सी बात तो, आप उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, आप डेफर्ड इनकम में लेके कितना जा रहे हो 40, तो 40 को ही बांटोगे ना 3 साल में, और जो अगले साल 10 मिल रहा है वो तो बचे हुए 2 साल में जाएगा, जो उससे अगला 10 मिल रहा है वो 1 ही साल बचा उसमें जाएगा, ठीक है ना। तो ये अमाउंट बता दिए, 40 को इस रेशियो में बांट दिया, इतना इतना आ गया, 10 को इस रेशियो में बता दिया, इतना इतना आ गया, और ये 10 तो थर्ड ईयर में ही जा रहा है, ये थर्ड में ही आएगा, तो मैंने अमाउंट सारे लिख दिए। अब जो हमारा एंट्रीज की जरूरत नहीं है वो तो क्लैरिटी से होगी है। अब जो डेफर्ड इनकम का हम अकाउंट को दिखा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो पहले साल 40 था, पीएल में कितना गया 1,445, बचा कितना, इतना बैलेंस। अगले साल क्या हुआ, इतना बैलेंस आ रहा है, 10 और भी तो मिला, तो इतना हो गया ना टोटल। अब इसमें से पीएल में कितना जा रहा है, सर ये जा रहा है और ये जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला 40 है उसका हिस्सा भी ये जा रहा है,
और ये जो 10 मिला इसका हिस्सा ये जा रहा है, तो ये दोनों इस साल पीएल में गए हैं, तो इतना बच गया। अब ये जो बच गया इसमें इस साल और कितना मिल रहा है 10,000, तो ये बढ़ गया, इतना टोटल हो गया डेफर्ड इनकम का बैलेंस। और ये पीएल में कितना जा रहा है, ये सारा जा रहा है, पहले साल पहले पहली जो साल में मिला था उसका भी है, जो सेकंड ईयर में मिला था और जो थर्ड में मिला है, ये सब आप देखेंगे तो इतना ही बनता है और बैलेंस जीरो हो जाएगा। दिस इज गुड क्वेश्चन विच नीड्स टू बी डन विद योर ओन हैंड, इसे हाथ से करना बनता है भाई, अच्छा है, जिसे आप हाथ से जरूर सॉल्व करें। मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हाथ से एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। चलो अगला केस मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, देखो ग्रांट मिली है, कंडीशंस की बात वगैरह होती है ना, कि आप इस पर्पस के लिए ले रहे हैं, ऐसे बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ये कंडीशन पूरी करनी है, प्लांट है, मशीनरी खरीदी है, इसको ये प्रोडक्टिव बना के बेचोगे, जो भी कंडीशंस आपके पास है, ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। तो अगर आप वो कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो सरकार क्या बोलेगी, वो बोलेगी ना लाओ हमारे पैसे वापस। तो उस केस के अंदर में रिफंड हो रहा है ग्रांट का, क्या हो रहा है बेटा, रिफंड हो रहा है ग्रांट का। तो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है अकाउंटिंग ऑफ रिफंड, रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। अब जब ग्रांट रिफंड होगी मेरे प्यारे बच्चों, अब जब ग्रांट रिफंड होगी तो क्या होगा, तो बेटा इसमें डिपेंड करेगा कि जब ग्रांट मिली थी उसकी आपने क्या ट्रीटमेंट करी थी, तो ग्रांट किस प्रकार की थी और उसकी क्या ट्रीटमेंट करी थी। अगर ग्रांट को हमने कॉस्ट से कम किया था, याद है ना आपके पास में, अगर कॉस्ट से कम किया था, मॉनिटरी ग्रांट वाली जो थी, ठीक है ना, तो उसे हमने कॉस्ट से कम किया, तो कहता है सिंपल सी बात है, कॉस्ट ही बढ़ा दो। भैया आपने बैंक टू एसेट किया था, तो अब एसेट टू बैंक ही कर दो ना, तो रिफंड विल बी एसेट टू द एसेट, कैसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट टू बैंक टू ग्रांट पेबल, दे दिए तो टू बैंक, या भी देने हैं पर पक्का हो गया कि देने हैं तो पेबल हो जाएगा, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा दो, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो। हाँ इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आज तक किसी क्वेश्चन में आया नहीं, पता होना चाहिए, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कम लगा चुके हैं आज तक, क्योंकि हमने कम किया था, तो वो कहता है हम ये मानते हुए कि अगर वो ग्रांट ना होती तो हमारी डेप्शन कितनी बनती, ये मानते हुए कि हमारे पास अगर वो ग्रांट ना मिलती तो हमारी डेप्शन कितनी होती, उतनी डेप्रिसिएशन आज चार्ज कर एसेट को सही वैल्यू पे ले आएंगे, ये कंसीडरिंग कि ग्रांट ना होती तो, क्योंकि हमने ग्रांट कंसीडर करके एसेट की वैल्यू कम कर दी थी, तो डेप्शन पिछले सालों में कम चार्ज हुई, आज आप एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो एक बार ये देखोगे कि पिछले सालों में हमारे पास अगर ग्रांट जीरो होती, वैल्यू मतलब जीरो होती, ना मिली ना रिफंड हुई होती, तो आज एसेट कितने में दिखता, तो उसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा डेप्शन लगानी है वो लगा के खत्म करो। तो ये क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्शन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल टू डेट इन एब्सेंस ऑफ द ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन पीएनएल, ठीक है ना, तो वो सिंपल सी बात बोल रहा है, हाउएवर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अगर ग्रांट को डेफर्ड इनकम में रिकॉर्ड किया था, अगर ग्रांट को डेफर्ड इनकम में लेके गए थे या फिर ग्रांट को पीएल में लेके थे, मैं पीएल में लेके जाने की बात करता हूं, अगर आप ग्रांट को सीधा पीएल में लेके थे, मान लीजिए जैसे हमारे पास बोला था इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए या पास्ट एक्सपेंसेस के लिए आपको बोला था, ठीक है ना, या मैं बोला था किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो और उसमें कोई कंडीशन ही नहीं थी, बाद में जाकर उन्होंने बोला कि आप ग्रांट के आपको वापस करने में पता चला कि अपने पास में आपने कुछ गलत किया, जो भी चीज़ है, ठीक है ना, या जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थे, जो आपने उनको चीज़ें बोली थी वो बाद में गलत निकली, झूठी निकली, तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे उनके। अब उस केस में क्योंकि आप बेनिफिट पीएल में ऑलरेडी लेके गए हैं, तो अब पीएल में आप लॉस दिखा देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अगर आप पीएल में लेके गए तो रिफंड विल बी डेबिटेड टू पीएल, तो पीएनएल टू बैंक टू ग्रांट पेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उसे डेफर्ड इनकम में लेके गए थे, डेफर्ड इनकम में लेके गए थे, डेफर्ड इनकम बहुत सारे केसेस हैं, चाहे वो आपके पास डेप्रिसिएबल एसेट के केस में ऑप्शन 2 था, या वो रेवेन्यू वाले जो खर्चे वाले के होते हैं उसमें भी ओवर द पीरियड करते हो, तो डेफर्ड इनकम में लेके जा रहे हो, उस केस में क्या होगा, जिस दिन रिफंड होगा उस दिन भी तो कुछ अमाउंट डेफर्ड इनकम में पड़ा होगा ना, ऐसा हो सकता है ना डेफर्ड इनकम पड़ा हो, तो वो कहता है पहले जो बचा हुआ अमाउंट है पहले उसे यूज करो जो डेफर्ड इनकम है, फर्स्ट यूटिलाइज द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, पहले जितना डेफर्ड ग्रांट में बचा हुआ है पहले उसे यूज कर लो, उसका क्रेडिट बैलेंस उसे डेबिट करके खत्म कर दो, टू बैंक आ जाएगा जितने आप आज वापस कर रहे हैं, बाकी पीएल में ले जाओ, बाकी पीएल में ले जाओ, एक्सेस टू बी डेबिटेड टू पीएल। फॉर एग्जांपल डेफर्ड इनकम वाले ही मेन आपको बताना है मुझे यहाँ पे, आपको जब ग्रांट मिली थी ईयर 1 के बिगनिंग पे, बैंक टू डेफर्ड इनकम आपने 15 लाख किया था, जिसे 5 सालों में पीएल में हौले हौले करके लेके जा रहे हो सकता है वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हो सकता है वो किसी खर्चे के लिए हो जिसे 5 सालों में कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब आप पीएल में हर साल इतना इतना लेके जाओगे 3-3 लाख, आज आपको रिफंड करना पड़ गया कब, ईयर 4 के बिगनिंग में, तो 3 सालों में 3-3 लाख करके कितना जा चुका है बेटा पीएल में, 3 सालों में 3-3 लाख करके 9 लाख चला गया, तो आज बैलेंस कितना बचा होगा डेफर्ड इनकम में, 6 लाख बचा होगा ना, तो आप डेफर्ड इनकम को डेबिट करो 6 लाख से जितना बैलेंस पड़ा, पेमेंट कितनी कर रहे हो सर 15 लाख, तो बाकी पीएल में ले जाओ, सिंपल सी बात तो ये 9 लाख कैसे आ रहा है, जितना पीएल में ऑलरेडी इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो उतना ही रिवर्स कर रहे हो, सरल, पिछले 3 सालों में 9 लाख का फायदा लेके जा चुके हो ना, तो उसी आप डेबिट कर रहे हो, 6 का तो अभी लेके ही नहीं गया, तो 6 को तो एज इट इज रिवर्स कर दिया, और जो लेके चले गए थे उसे रिवर्स कर दिया, वो पीएल में रिवर्स हो गया एक तरीके से, जितना फायदा रिकॉर्ड किया था उतना नुकसान हो गया।
क्वेश्चन है रिफंड को लेके बेटा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट के स्टडी में अटका, आसान सा है वैसे तो। ए लिमिटेड को ग्रांट मिली थी 10 करोड़ की 1-2 में लोकल गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी फॉर गुड्स को बेचने के लिए सस्ते दाम पे टू लोअर इनकम ग्रुप वालों को 2 सालों के लिए। ए लिमिटेड ने इसे इनकम के तौर पे दिखा दिया ईयर 1-2 में। वैसे तो ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। क्यों रॉन्ग ट्रीटमेंट है? जब 2 सालों तक गुड्स सस्ते दाम पे बेचने तो कंडीशन आ गई ना, तो आपको ओवर द 2 ईयर इसे इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा, अब वो बोलता है ए लिमिटेड ने रीजनेबल एश्योर है आपके पास में कंडीशन जो है कंप्लाई हो जाएगी, बट 2005-6 में जाके 4-5 साल बाद जाके हो रहा है। देखो आप चाहे 1 साल इनकम में लेके या 2 में लेके जाना चाहिए था, वो तो वैसे ही खत्म हो जाता ना, क्योंकि अब बहुत साल आगे पहुंच गए हम। बहुत साल आगे जाके पता चला कि एंटिटी ने तो कंडीशंस पूरी ही नहीं करी, तो उनको रिफंड का आपको नोटिस दे दिया गया। ए लिमिटेड ने कंटेस्ट किया बट कोर्ट में हार भी गए और ग्रांट फुली अब रिफंडेबल ही है, वो देने पैसे, ठीक है ना। हमें बताना है कि रिफंड का क्या होगा। सर सीधा है, सिंपल सी बात है। देखो आप तो चाहे पहले साल ही इनकम के तौर पे पीएल में बुक कर चुके हो, होनी 2 साल में चाहिए थी, वो तो गलती की बात है चलो, बट 5-6 में जाके तो उसका बैलेंस 0 है ना। तो आज आपने क्या करना है, आज आपने सारे का सारा पीएल में रिकॉर्ड कर लेना। तो आप एंट्री क्या डाल रहे हो, पीएनएल टू ग्रांट पेबल 10 करोड़, वो मेरा खर्चा आ गया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अगर जब पे करोगे तो ग्रांट पेबल टू बैंक, ठीक है ना, क्योंकि आज डेफर्ड इनकम का बैलेंस तो 0 ही है ना। तो आपके पास कोई डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता 5-6 में, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो सारा ही डाल दिया था इनकम के रूप में उसी साल, पर डालते भी तो 2 सालों में डालते ना, अगर डालते भी तो 5-5 करोड़ करके डालते, आपने सारा 10 डाल दिया, तो वैसे ही 5-6 में जाकर तो 0 ही है ना उसका बैलेंस। तो इसलिए वो आपके पास सारे का सारा अभी लॉस बुक हो जाएगा, मतलब अभी पीएन में चला जाएगा 10 का 10 करोड़, क्योंकि डेफर्ड इनकम में कोई भी बैलेंस नहीं है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भी। वो कॉन्सेप्ट क्या है, लोन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे लोन की आवश्यकता है, मुझे लोन की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो मुझे पैसे चाहिए। ऑब्वियसली मुझे फैक्ट्री वगैरह के लिए बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, कोई मशीन खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, पर्पस हो सकता है अलग। मुझे सरकार के पास हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने पास में लोन दे दीजिए। अब तक क्या रहता है, एसेट पैसा वो दे रहे थे। अब सरकार हमें क्या कर रहे हैं, मार्केट में मान लीजिए जो लोन मिलता है वो आपके पास में 15% ब्याज पे मिलता है, कोई भी देता है 15% ब्याज देता है। सरकार कहते हैं ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आप अच्छा नेक काम करने वाले हैं, तो हमें वो मान लीजिए 6% पे दे देते हैं, हमें सरकार 6% पे दे, तो सरकार एक प्रकार की हमें सब्सिडी तो दे रही ना, बेनिफिट तो दे रही ना, कि जो मार्केट में 15% पे आपको लोन मिलना था वो सरकार आपको 6% पे दे रही है या इंटरेस्ट फ्री दे रही है, तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना। तो जो फायदा हो रहा है वो भी क्या एक प्रकार की आपके लिए सरकार के द्वारा असिस्टेंस और गवर्नमेंट ग्रांट ही तो है वो। तो वो आपके पास कह रहा है अगर लोन मिल रहा है गवर्नमेंट से एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट है। नो इस केस के अंदर बेटा इसमें जो लोन है वो फेयर वैल्यू पे दिखेगा और वो एज पर इंडेक्स 109 आएगा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन है ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन होगी। इंडेक्स 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सीखते हैं ना कि आपके पास में अगर ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट रेट में हो रही है तो हम अपने पास फाइनेंशियल एबिलिटी की वैल्यू निकालते होते फेयर वैल्यू पे, जो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह डिस्काउंटिंग करेंगे और फिर डिफरेंस निकालते थे। उस डिफरेंस की ट्रीटमेंट होती थी, वो रिश्ता होता था, रिलेशनशिप। तो अगर याद होगा, मतलब थोड़ा सा मैं वैसे ही बता देता हूँ, रिलेशनशिप कैसे कैसे होते थे, इंप्लॉयर इंप्लॉई होता था, लेसर लेसी का रिलेशनशिप होता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह का, पेरेंट सब्सिडरी का होता था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया, तो उस डिफरेंस के ट्रीटमेंट करते थे। वैसे ही अगर कुछ भी नहीं है ऑफ मार्केट तो पीएल में ले जाते थे डिफरेंस को। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो सरकार से ग्रांट मिल रही है तो उस डिफरेंस का क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या करनी है, अपनी फेयर वैल्यू निकालनी है, और जो बेनिफिट मिलेगा आपको, जो डिफरेंस होगा वो हमारी आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट होगी जो डिफरेंस होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं उसे दिखाता हूँ। ए लिमिटेड को गवर्नमेंट से लोन मिला बेटा कितने का, 550 लाख का, 5% पे, जो 5 साल बाद देना, 5% पे बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट एक ही बार में आपको मिल गया, ठीक है ना, आपको एक ही बार में उनके पैसे वापस करने। प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, तो 12% मार्केट में रेट है, आपको 5% मिल रहा है, तो बेनिफिट हो गया। यस सर। इंटरेस्ट रेगुलरली हर साल के एंड में देना है, तो हमने जो प्रिंसिपल देना है वो तो एंड में देना है, और इंटरेस्ट हर साल 5-5%। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे 109 में सीखते हैं, कैश फ्लोज लिख दो। तो आपको ईयर 1 में तो इनफ्लो आ रहा है 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, यस सर। हर साल 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। सर 2.5 लाख कैसे है बेटा, 5% दोगे ना, तो इतना इतना आपके पास इंटरेस्ट जाएगा आपके हिसाब से, कूपन रेट बोलते हैं। और एंड में जाके कितना देना है सर, 50 लाख देना है, ईयर 5 के एंड पे 50 लाख देना, ठीक है ना। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कूपन रेट बोलते हैं वो 5% है, वैसे जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज इफेक्टिव रेट जो हमारा 12% है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका इफेक्टिव रेट है उस पर इसकी क्या करेंगे बेटा, 12% पे
इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे कैश फ्लोज की, तो वो बोलते हैं फाइनेंशियल एबिलिटी। ये 109 की बात हो रही है, 109 की बात हो रही है। तो आपके जो 2.5 लाख है वो क्योंकि 5 साल बराबर है तो एन्युटी फैक्टर लग जाएगा 12% का, कैलकुलेटर पे देखेंगे ये आ जाएगा। और जो 50 लाख है वो तो लास्ट ईयर का पी फैक्टर लग जाएगा 12% का, तो ये आ गया। ये टोटल आ गई वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी, मतलब जो उस लोन की ट्रू वैल्यू है वो इतनी है। तुम्हारे पास में ये लोन फाइनेंशियल एबिलिटी इतना चला जाएगा, मिल तो 50 लाख रहे, बाकी क्या होगा, बाकी चला जाएगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में इतना। ये हमारा जो आ रहा है ये 109 के हिसाब से आ रहा है, और ये है इंड AS 20 का रूल आ गया। सर ये अमाउंट कहाँ जाएगा, क्या पीएल में चला जाएगा? नहीं, बस बच्चा यही गलती करता है, ये पीएल में नहीं जाएगा, ये पीएल में नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये आपका डिपेंड करेगा कि ग्रांट कौन से प्रकार की है, डिपेंड करेगा ग्रांट जो आपके बेसिकली जो लोन लिया है वो पर्पस क्या आपके पास में, पर्पस क्या उसके हिसाब से वो जाएगा। तो ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ग्रांट, ट्रीटमेंट डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ ग्रांट पे। और उसके बाद हम क्या करते थे, इसका टेबल बना देते थे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ना, तो आपके पास वो बनाते थे। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट 12% पे, तो इससे शुरू होता है 12% के हिसाब से जो एक्टिव रेट है जो पे करते जा रहे हो एक्चुअल में वो करते करते जीरो हो जाएगा। वो तो टेबल बनाए थे जो 109 में बनाते थे, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है आपके पास जो बेटा मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है लोन, तो 109 के हिसाब से आपके पास में जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगा। लोन आपका आ रहा है 109 के हिसाब से और जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ग्रांट है। सच गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट विल बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 20, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ग्रांट पर्पस ऑफ लोन एज डिस्कस इन अबव टॉपिक, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से। तो एंट्री ये डलती है, बैंक में आता है जितना पैसा मिला 50 लाख, वो 37 लाख समथिंग आपका लोन आ गया फेयर वैल्यू पे, और बाकी डिफरेंस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में चला गया। ये डिपेंड कर रहा है, प्लीज इसमें ये मत बोलना ये पीएल में जाएगा इमीडिएटली, डिपेंड करेगा आपके इस ग्रांट के पर्पस पे, उसी को लेके आपके पास ये अगला क्वेश्चन है। ये जो इंटरेस्ट की एंट्री दी है तो हम डाल ही देंगे 5 सालों तक, और ये 5वें साल के एंड में आपके पास जो हर साल डलती जाएगी इंटरेस्ट की और पेमेंट की, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका ये पॉइंट है जो क्वेश्चन 5 में रोल प्ले कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 5 में जो आ रहा है, जो क्वेश्चन 4 के फैक्ट से बताओ ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करा जाएगा पीएल में, जो आपने डीजी में लेके गए थे। अगर वो लोन एक इमीडिएट रिलीफ मेजर है टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो कहां जाता था सर, इमीडिएटली पीएल में चला जाएगा, आज ही डे 1 में ट्रांसफर टू पीएल, वो सीधा पीएल में चला जाएगा जो ग्रांट है। अगर लोन इज अ सब्सिडी टू फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड इक्वली फॉर 4 ईयर्स, मतलब वो लोन इसलिए मिला है क्योंकि हम उससे स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा करेंगे, जो अगले 4 सालों में खर्चा होगा वो बराबर बराबर होगा, तो वो जो ग्रांट का अमाउंट है वो भी 4 सालों में पीएल में हौले हौले करके जाएगा, तो ओवर 4 ईयर्स जाएगा, चाहे खर्चे में से कम कर रहे हो चाहे इनकम साइड पे दिखा रहे हो, सीखा था ना। फिर लोन इज टू फाइनेंस डेप्रीशिएबल एसेट, अगर उससे डेप्रीशिएबल एसेट खरीदना है आपने उस लोन से, तो क्या करोगे सर, उसमें 2 ऑप्शन होते थे, या एसेट की वैल्यू कम कर दोगे या उसे अलग से अपने पास डेफर्ड इनकम करके डेप्शन की रेशियो मार दोगे। तो भाई यहाँ पे प्लीज ये मत बोलना कि ये जो आपने डिफरेंस आ रहा था उसे आज ही पीएल में ले जाएंगे, ये डिपेंड कर रहा है। देखो जो 109 में और स्पेशल रिलेशनशिप करते थे ना, वहाँ एक ही होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है कि लेसर लेसी है कि पेरेंट सब्सिडरी वाले हैं, तो उनमें वो एक ही ट्रीटमेंट बोलता था, जो भी वो कहता था आपके पास इंडेक्स 109 जब वहाँ करते। यहाँ पे वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो लोन लिया है उसका पर्पस क्या है, उससे उसकी जो डिफरेंस आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट निर्भर कर रही है। वन ट्रीटमेंट नहीं है, प्लीज वन ट्रीटमेंट नहीं है, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और कराने जा रहा हूँ बेटा। टू इनकरेज द एंटिटीज टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन इन स्पेसिफाइड डेवलपमेंट जोन, गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है, कोई हमने इंटरेस्ट देना ही नहीं है, पिछले तो 12 के बदले 5 पे मिल रहा था ना, इंटरेस्ट फ्री है। इक्विपमेंट खरीदने के लिए, बट ध्यान देना, इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन है 5 लाख का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे 3 सालों के लिए कितना है 5%, पर आपको इंटरेस्ट पे मिलता है, कोई और कंडीशंस वगैरह अटैच नहीं है इस पर, ठीक है ना। कैसे काउंटिंग करेंगे, तो पहले तो आप अपने पास में कैश फ्लोज वगैरह लिख लो, 5 लाख आज मिल रहा है, इंटरेस्ट को 0 देना है, 5 लाख लास्ट में देना है। अब क्या करोगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, ये इतनी आ गई, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू लोन में इतना जाएगा, जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकाली आपने कंप्यूट करके, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो इसमें इतना चला गया। अब इसकी ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड कर रही है कि जो लोन लिया है वो किसके लिए है, तो यहाँ पर मैं टेबल बना के तो वो 0 ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट क्या होगी बेटा, इस केस में जो इंस्टीट्यूट ने किया वो उसे इमीडिएटली पीएल में ले गए हैं, वैसे जो आईसीआई ने आंसर दिया उसे पीएल में इमीडिएटली ले गए, बट जो लॉजिकली बनता है वो ये बनता है क्योंकि मशीनरी को खरीदने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, वो आपका डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो कॉस्ट से कम होगा या पीएल में जाएगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, जो सही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया, उन्होंने बस ये देख लिया कि कोई कंडीशन अटैच नहीं है, और वो अगर मैं बोलूँ डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है,
नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में होता था कंडीशनल अनकंडीशनल की बात, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको डाउट लगता भी दोनों लेने के तो आप दोनों ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है ना, तो वो आपके पास बन जाएगा। तो एंट्रीज डाल दी आपके लिए क्या क्या है। तो पहले दिन जो आ रहा है ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से होगी, तो ये सीधा ही आज ही पीएल में चला गया। लॉजिकली बोला था ना, या तो एसेट से कम करो या डेफर्ड करके पीएल में हौले हौले करके लेके जाओ, ठीक है ना। और ये इंटरेस्ट 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 और पेमेंट, हर साल को इंटरेस्ट की पेमेंट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट बस चार्ज होता रहा, ये टेबल से हो जानी है एंट्रीज, ये टेबल से होती रहनी है एंट्रीज। ये तो हम 109 में पता नहीं कितने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फिर वन मोर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज केमिकल्स, तो काम है केमिकल्स बनाने का। ड्यूरिंग द प्रोसेस सर्टेन वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस विच इज रिलीज बाय ए लिमिटेड इन द नियर बाय रिवर। पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए ऑफ द रिवर द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ स्कीम विद द फॉलोइंग फीचर्स। इफ मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल सर्टेन प्री अप्रूव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अगर एंटिटी वेस्ट वाटर प्लांट लगाती है तो गवर्नमेंट उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। कितने का देगी? जितने की प्लांट की कॉस्ट है उसका 50%, जितने की प्लांट की कॉस्ट है उसका 50% आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ठीक है जी। वो लोन आपको सरकार को वापस करना है 5 साल बाद, जिस दिन मिल रहा है उसके 5 साल बाद। मैन्युफैक्चरर बेनिफिट जो वेल करेगा उसे ट्रीट करना वेस्ट वाटर फैक्ट्री का प्लांट में बिफोर रिलीजिंग इट टू द रिवर, तो आपको वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट वगैरह जो वो करना काम। अगर कंडीशन आपने वायलेट करी, मतलब आपने नहीं किया, जो आपने पैसे मिल रहे हैं और उससे आप करेंगे, अगर आपने नहीं किया वो वेस्ट वाटर के लिए काम जो है, तो आपको सारा का सारा लोन इमीडिएटली रिपेबल करना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी ऊपर से 10 लाख, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी ऊपर से 10 लाख। मतलब जो है लोन तो वापस होगा ही होगा, जो पैसे लिए पेनल्टी भी होगी वापस। तो हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने बेटा? 50 लाख है। 50 लाख का 50% यानी कि लोन 25 लाख का मिलेगा, वो नीचे लिख भी दिया, और 12% रेट पे है, और हमें इसलिए 25 लाख का मिल भी गया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 1 को आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ए लिमिटेड की पॉलिसी आपके पास में इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट क्या है कि आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ डेप्शन एक्सपेंस, तो ये हमारा एक तरीके से बता रहा है कि ग्रांट इनकम हौले हौले करके पीएन में जाएगा इन द रेशियो ऑफ डेप्शन, तो डेफर्ड इनकम में लेके जाएंगे, कॉस्ट से कम नहीं कर रहे, ठीक है ना। प्लान डेप्शन होगा 5 सालों में यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मार्च 3 में जाके देखो, 1 अप्रैल 1 था, मार्च 3 में जाके अब आपने कुछ सरप्राइज हुआ था, पता चला कि आप वो नहीं कर रहे हो, तो वो रिफंड की बात आएगी, पर वो मार्च 3 में जाके आएगी। क्या मैं पहले वहां तक पहुंच सकता हूँ? नॉर्मल ट्रीटमेंट सोचो, देखो रिफंड की बात जो सिखानी है वो तो तब आएगी ना, पहले वहां तक पहुंचो, तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। प्लांट कितने का था? 50 लाख का। ग्रांट लोन कितने मिलेगा? 25 लाख का। 0% में था, इंटरेस्ट भी था, पर मार्केट में रेट कितना था? 12%। उसने बताया था ना मार्केट में रेट कितना है आपके, इसमें 12% है, आपके लिए क्या है वो इंटरेस्ट फ्री है। तो आपने कैश फ्लो लिख दिया, फर्स्ट ईयर में 25 लाख का कैश फ्लो आया, इंटरेस्ट देना नहीं, ईयर 5 में 25 लाख वापस करना है। इसकी क्या निकालेंगे आप? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे मार्केट रेट पे, एंट्री ये डल जाएगी, बैंक टू लोन टू डेफर्ड ग्रांट। ये पीएल में जाएगा 5 सालों में, ये पीएल में जाएगा 5 सालों में। क्यों? क्योंकि ये आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, जिससे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन आपका पीएल में चला जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है 5 सालों में। अब हमें जो बनाना है ना, चाहे टेबल कह लीजिए, चाहे अपने पास में जो बैलेंस, वो 2 सालों का बनाना, क्योंकि हमें 2 सालों बाद तक पहुंचना है। तो इससे शुरू हुए 2 सालों का टेबल बना के यहाँ तक पहुंच गए बैलेंस इस दिन, यानी कि ये बैलेंस दिख रहा है लोन का हमारी बुक्स में, फाइनेंशियल एबिलिटी का। और डेफर्ड इनकम का बैलेंस जो इतना था, ये 2 सालों में पीएल में जाएगा 1/5 करके जो जा रहा है, ठीक है ना, वो अमाउंट इतना बचेगा, ये डेफर्ड इनकम का बैलेंस है, क्योंकि 5 सालों में जाना था ना, तो इतना इतना पीएल में चला जाएगा, तो इतना बचेगा बैलेंस। अब हमारे पास में यहाँ पर में, यानी कि जो एंट्री आई फर्स्ट डे, ये आई एंट्री, भाई आपने के पास में लोन आ रहा है, डेफर्ड इनकम में गया, इतने का मशीन प्लांट खरीदा, ईयर एंड पे इंटरेस्ट का खर्चा लगा, डेप्शन का खर्चा लगा, डेफर्ड इनकम पीएल में गया, ठीक है जी। सेकंड ईयर में भी सेम एंट्रीज आ रही है। अब बात आएगी बेटा, ध्यान से सुनना, उसने बोला था जब ऑडिट हुआ तो पता चला आप उस पर्पज के लिए यूज ही नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे लोन को वापस करना पड़ेगा पेनल्टी के साथ। पेनल्टी भी तो थी 10 लाख की, तो 25 लाख के साथ 10 लाख पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो लोन रीपे करने आपके पास में पेनल्टी के साथ देने, 31 मार्च 3 को। अब उसकी बात होने जा रही है ना, इसके लिए ना हमें वो बैलेंसेस जानने जरूरी है, प्लीज समझो, बैलेंसेस जानने जरूरी है। हमने पेमेंट करनी है 25 लाख की, हमने पहले दिन बैंक टू लोन टू डेफर्ड इनकम क्या था, तो उनको रिवर्स कर दो। अब लोन में कितना बैलेंस दिख रहा है? 1779,450, ये देखो ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ना, ये क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, तो ये डेबिट होकर खत्म हो जाएगा। डेफर्ड इनकम का इतना दिख रहा है, तो डेफर्ड इनकम जितना दिख रहा है वो डेबिट हो गया, लोन खत्म हो गया, डेफर्ड इनकम खत्म हो गया। पे इतना करे 25 लाख, बाकी डिफरेंस कहाँ गया? पीएनएल में। अच्छा 10 लाख की पेनल्टी भी दे रहे हो, तो वो भी नुकसान है, पीएनएल टू बैंक। अच्छा आप ये कंबाइन भी कर सकते थे, आप सीधा इसे 35 लाख ही लिख देते, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 10,71,691 ही आ जाती सीधा। तो आप कंबाइन एंट्री डाल दो, भाई आपकी जेब से तो 25 लाख प्लस 10 लाख जा रहे हैं ना,
तो जोन से बैलेंसेस आपके दिख रहे बचे हुए, चाहे वो लोन का फाइनेंशियल एबिलिटी का है चाहे डेफर्ड इनकम, वो दोनों रिवर्स कर दिए। ये पॉइंट था। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन है, 2 साल बाद की वैल्यूज निकालनी है, तो उसका ध्यान रखना था हमें, ठीक है ना। यस सर। फिर वन मोर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जिसके साथ हम अपने पास में देखेंगे स्टैंडर्ड को। ये आप देखेंगे तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इवन एमटी में था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज एंड प्रेजेंट द ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर इंड 20। तो कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है, ए लिमिटेड को 1 एकड़ ऑफ लैंड मिल रही है प्लांट को सेटअप करने के लिए बैकवर्ड एरिया में, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 12 लाख, और सरकार ने कितने में एक्वायर किया था वैसे 8 लाख में। भैया आपको तो जमीन मिल रही है ना सीधा, तो नॉन मॉनिटरी होगी, मतलब आप कोई पैसे नहीं दे रहे, आपको जमीन सीधा सरकार दे रही है बैकवर्ड एरिया के अंदर में। अब इसमें 2 ऑप्शन थे, नॉन मॉनिटरी में 2 ऑप्शन है। अब देखो वैसे तो आपके पास में लैंड की बात हो रही है, ठीक है ना, तो नॉन डेफिशियल। तो आपका पहला ऑप्शन था आप नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओ, नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपये पे दिखा दो, फ्री में मिल रही है ना। या दूसरा ऑप्शन है पूरे का पूरा फेयर वैल्यू पे दिखाओ 12 लाख पे। फिर उसको डिपेंडिंग अपॉन कंडीशनल है कि अनकंडीशनल, उससे जाते हैं क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल है। तो यहाँ पे आंसर में भी यही है, फेयर वैल्यू पे दिखा दो 12 लाख में, और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में चला गया एक प्रकार से। ये ऑल्टरनेटिवली आप उसे नॉमिनल वैल्यू पे 1 रुपये पे दिखा दो, दोनों ऑप्शन आ गए। फिर बी लिमिटेड को अमाउंट मिला लोन का फॉर सेटिंग अप अ प्लांट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आपके पास में वही है, लोन मिल रहा है सस्ते दाम पे कंसेशनल रेट पे, तो ये वही वाला हो गया जो अभी सीखा। तो हम यहाँ डिफरेंस निकालेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस और फाइनेंशियल एबिलिटी जो होता है आपके पास में, जो डिफरेंस है वो आपका ग्रांट बन जाएगा जो प्लांट के लिए, तो उसमें वही करना है। तो यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू पे मेजर करा जाएगा, लोन का अमाउंट निकलेगा 109 के हिसाब से, जो डिफरेंस होगा कंसेशन वो गवर्नमेंट ग्रांट बनेगा, वो आपके पास आ रहा है वो गवर्नमेंट ग्रांट होगा, और वो प्लांट के लिए तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो जाएगी कि भाई आप उसे कॉस्ट से कम करो या उसे इन द रेशियो ऑफ डेप्शन ले जाओ, ठीक है ना। फिर 25 लाख का अमाउंट मिला इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस के लिए विदाउट एनी कंडीशन। तो इमीडिएट स्टार्टअप के लिए मिल रहा है कि आप अपना बिजनेस चालू करना है उसके लिए, जैसे इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, तो वो 25 लाख इमीडिएटली पीएल में आज ही चला जाएगा। तो 25 लाख इमीडिएटली पीएल में आज ही चला जाएगा, ठीक है जी। यस। फिर मिले 10 लाख रुपए फॉर मशीनरी के लिए 80 लाख की, लाइफ कितनी है आपकी 10 साल, डेप्शन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जानी है। ये आपकी मॉनिटरी ग्रांट होगी बेटा, पैसे आ रहे हैं, कैश मिल रहा है आपको कितने का, 80 लाख का, आपके पास 10 लाख का मिल रहा है, 80 लाख की मशीन है। 2 मेथड बताने क्योंकि डेप्शन एसेट है, या तो 80 में से 10 माइनस करके 70 कर देना और डेप्शन आ जाएगी, ये 80 अलग 10 अलग करना है, तो दोनों बताने हैं। तो आपके पास या तो आपके पास ऑल्टरनेटिव पहले पढ़ देता हूँ, 70 लाख पे दिखा दो कम करके तो डेप्शन ही कम जाएगी, या फिर आप अपने पास 10 लाख को डेफर्ड इनकम दिखा दो, वो पीएल में डेप्शन की रेशियो में चला जाएगा, 10 सालों में तो 1-1 लाख करके, और 80 लाख फिर अलग से जा रहा होगा, ठीक है ना, वो दोनों अलग अलग हो गए। और लास्ट से ग्रांट दी 25 लाख की यू लिमिटेड को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इवन दो सिमिलर मेडिसिन से अवेलेबल है बट एक्सपेंसिव है। कंपनी को इंश्योर किया गया बाय डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों तक के लिए बोला है कि जिससे कॉस्ट कम हो जाए। भैया आपको इसलिए ग्रांट मिल रही है ताकि आप सस्ती दवाइयाँ बनाइए अपने पास में अगले 2 साल तक के लिए, कि ताकि जो आपकी कॉस्ट है, जो मार्केट में इतनी महंगी दवाई मिल रही है तो आप सस्ती लेके आएंगे, उसके लिए आपको मिल रही है ग्रांट, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास इंटायर ग्रांट जो 25 लाख बेटा इमीडिएटली कहाँ जाएगा अभी डेफर्ड इनकम के तौर पे, और उसे पीएल में किस में लेके जाएंगे, कंडीशन है ना, ऑब्लिगेशन की बात होगी ना, 2 सालों तक है, तो उसे पीएल में लेके जाएंगे 2 सालों में बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉस्ट जो भी आ रही है। तो वो ऑब्लिगेशन की अगर खर्चा वगैरह पता है तो उसकी रेशियो, वरना 2 साल हम बराबर मान देंगे, ठीक है ना, वो आपके पास हो जाएगा। विद दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में ना ये जो पूरा स्टैंडर्ड है, आई हैव ट्राइड इन माई बेस्ट पॉसिबल मैनर कि विद इन 1 आवर आप लोगों के पास ऑलमोस्ट मैंने पूरा स्टैंडर्ड ना इंड 20 आप लोगों को पूरा रिवाइज करा दिया, पूरा रिवाइज करा, चाहे उसमें कॉन्सेप्चुअली सारी बातें हैं, एग्जाम्पल्स है, अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे थे, चाहे वो आपके पास मॉनिटरी ग्रांट नॉन मॉनिटरी ग्रांट आपके पास एसेट वाले थे, चाहे वो इनकम वाले थे, या आपके पास लोन वाला पॉइंट आया, वो सारी हमने पॉइंट कर लिया, रिफंड की बात कर ली, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आप इतना भी करके जा रहे हैं आपका स्टैंडर्ड पूरे का पूरा हो जाता है। हाँ, क्वेश्चंस को मैं हमेशा बोलता हूँ मेक श्योर कि आप अपने एंड पे खुद भी हाथ से सॉल्व करें एटलीस्ट अच्छे वाले जो क्वेश्चंस है, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, होपफुली आप लोगों को बेटा अच्छा लगा होगा, एंड आपका ये स्टैंडर्ड पूरे का पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हुआ होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड खुश रहे, स्वस्थ रहे और सीखते रहे मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं आगे, बाय बाय।